पेज नंबर 110 जीएसटी का अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो सेक्शंस देखे 22 से लेके 25 तक, उसमें किसी की कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा तभी तो वो लोग जीएसटी कलेक्ट कर पाएंगे। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है कि नेटफ्लिक्स या अमेजोन या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म या अदर बिजनेस प्लेटफॉर्म्स हैं जो आउट ऑफ इंडिया है लेकिन यहाँ पे कस्टमर को सर्विसेज दे रहे हैं और टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, एनआरटीपी कैटेगरी में इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उनके लिए अलग कैटेगरी गवर्नमेंट ने बना दी। उसके लिए वो ये कर सकते हैं कि या तो अपना खुद का ऑफिस इंडिया में सेटअप कर ले, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपना कोई एजेंट अपॉइंट कर सकते हैं। तो वो एजेंट यहाँ पे उनका पेपर वर्क संभाल लेगा, लेकिन उनको इंडियन कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ेगा, ये बर्डन उनके ऊपर रहेगा। तो इन शॉर्ट उनके लिए सेपरेट कैटेगरी बना दी, दैट इज कॉल्ड एनआरटीपी या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। वैसा और कोई पॉइंट में किसी का डाउट, कुछ क्वेरी? सारे सेक्शंस क्लियर। 22 में वो थ्रेशोल्ड लिमिट हमने देखी थी 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। उसके बाद 23 में किनको एग्जामिशन है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन मत कराओ, एक तो एग्रीकल्चर वाले थे और दूसरे एग्जाम सप्लाई वाले, प्योरली एग्जाम सप्लाई। 24 में लिस्ट आपने देख ली कि किनके लिए जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। उसमें सिर्फ टेक्निकल पॉइंट एक वो इंटर स्टेट सप्लाईज वाला है, जहाँ पे हमने देखा कि गुड्स के केस में आपको विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट जीएसटी नंबर लेना ही है। आपका टर्नओवर 5 लाख हो या 50 लाख फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर्विस सप्लायर्स जो है उनको अलाउ किया कि वो 20 लाख वाली लिमिट आप यूज कर लो, या आपके स्टेट में 10 लाख की लिमिट है तो वो यूज कर लो, लेकिन आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। ये हमने देखा था, तो वो नोटिफिकेशन का इफेक्ट था। 25 में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख रहे थे अपने। अब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद 26 पे आ जाओ, स्टोरी कंटिन्यू हो रही है, वही सेक्शंस जो अपने कल पढ़ रहे थे उसके बेस पे बात होगी। 26 में बोला है डीम्ड रजिस्ट्रेशन। अब ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन वाली क्या सिचुएशन है, और इसमें एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का भी कुछ नाम लिखा है, वो क्लियर कर देता हूँ। ये भी एक जनरल पॉइंट है जो अभी सारे सेक्शंस में बार बार आएगा। जो ऑफिसर्स हैं, जैसे अपने देख रहे हैं कि एक सीजीएसटी एक्ट अलग है, एसजीएसटी का एक्ट अलग है, यूटीजीएसटी का एक्ट अलग है। तो सीजीएसटी एसजीएसटी में डिफरेंट ऑफिसर्स हैं, मतलब डिपार्टमेंट भी सेपरेट है और मैन पावर डिवाइडेड है। अब पहले क्या होता था ना, पुराने सिस्टम में ये हमने एक नेगेटिव चीज देखी है कि सीजीएसटी, जैसे पुराने एक्ट में ये होता था कि जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके बीच में भी ना एक वो ईगो क्लैश होता था कि भाई एक ऑफिसर से आपने परमिशन ली, दूसरे से नहीं ली, बोले तो उसको पूछा तो मुझे क्यों नहीं पूछा, मेरे से भी तो परमिशन लेनी चाहिए थी। तो वो ईगो इशू आ जाता था कि सबसे जाके परमिशन लो। अब ये सब प्रॉब्लम में ना हम परेशान हो रहे हैं, कॉमन पब्लिक, कि भाई हर एक को जाके पूछो, अलग से एप्लीकेशन करो, इसको नहीं पूछा तो ये भी बुरा मान जाएगा, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जीएसटी में पहले से सेक्शंस में ही गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोविजन रखे हैं कि जिसके बेस पे ना हार्मनी मेंटेन हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफिसर्स के बीच में ऐसा कोई ईगो क्लैश नहीं है। तो ये बोल दिया कि अगर सीजीएसटी ऑफिसर ने आपको परमिशन दे दी या आपका रजिस्ट्रेशन जो भी ऑनलाइन प्रोसेस था वो पास कर दिया, तो एसजीएसटी डिपार्टमेंट में आपको अलग से जाने की जरूरत नहीं है। इम्प्लाइड है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई। उल्टा भी तो चलेगा, अगर एसजीएसटी ऑफिसर ने आपका एप्लीकेशन अप्रूव कर दिया तो सीजीएसटी वाला बोलेगा ठीक है, इन्होंने अप्रूव कर दिया ना, ओके, हमें देखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने अपना काम ठीक से किया होगा। सेम चीज रिजेक्शन के पॉइंट पे भी होगी। अगर एसजीएसटी ऑफिसर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करते हैं तो डीम्ड है कि सीजीएसटी वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ये सारी बातें इन सेक्शंस में आज रेलेवेंट रहेंगी। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट में आप देखो, सब सेक्शन 1 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो वो एम्बेसी के मेंबर्स के लिए था, इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड अंडर द एसजीएसटी एक्ट इफ नॉट रिजेक्टेड इन स्पेसिफाइड टाइम। कल हमने देखा था ना, वो रिजेक्शन के लिए, अप्रूवल के लिए डिपार्टमेंट के पास 3 दिन का टाइम होता है। कंप्लीट एप्लीकेशन आने के 3 दिन के अंदर अंदर आप इन्फॉर्म करो कि जीएसटी नंबर आपने दिया है या नहीं दिया। अगर 3 दिन में डिपार्टमेंट आंसर नहीं करता है तो इम्प्लाइडली अपने क्या मानेंगे, रजिस्ट्रेशन हुआ या रिजेक्ट हो गया, हो गया, अप्रूव हो गया, डीम्ड अप्रूवल मान के चल रहे हैं। अब इसमें ऐसा है कि अगर एसजीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल कर दिया या रिजेक्ट कर दिया तो सीजीएसटी ने भी रिजेक्ट कर दिया, सीजीएसटी ने किया तो एसजीएसटी ने भी कर दिया, इम्प्लाइड हो गया। तो दोनों से पूछने की नीड यहाँ पे नहीं। आगे देखें, सब सेक्शन 2 में वापस वही बात बोली। 1 में बोला उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो डीम्ड एक्सेप्टेड, रिजेक्ट कर दिया तो डीम्ड रिजेक्टेड। वही जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वही लिखिए। अब ये सेक्शन भी ऐसा है ना कि लास्ट डे पे सिर्फ हेडिंग पढ़ लो, मोर देन इनफ। सब्जेक्टिवली लिखना नहीं है, हेडिंग में जो स्टोरी है वही अंदर पैराग्राफ में है, तो टाइम बचा सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं 27 में। 27 में वही 2 बातें वापस आ गई, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एनआरटीपी। मैं आपको बोला भी था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का आगे आंसर आएगा, उसमें डिटेल में बात होगी। ये वही है, मैंने आपको एक पॉइंट ये बताया था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में कि दिस इज अ टेम्पररी जीएसटी नंबर। आपको पूरा साल जीएसटी नंबर की नीड नहीं है, कुछ पर्टिकुलर मंथ्स के लिए या डेज के लिए इवेंट बेस्ड है, तो आप ये कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये बात हमने की। मैंने आपको बोला था कितने दिन के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए तो आप इस कैटेगरी में आओगे, 90 डेज। और हमने देखा था कि टाइम एक्सटेंशन चाहिए
प्लस 90 डेज आपको मिल सकता है, वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो 90 + 90 वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जीएसटी भी एडवांस में डिपॉजिट करना पड़ता है एस्टिमेटेड बेसिस पे, ये भी एक अलग पॉइंट है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल जीएसटी सिचुएशन में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, आपसे जीएसटी कलेक्ट कर रहा हूँ, कलेक्ट करने के बाद अगले महीने रिटर्न भरूंगा, तब वो जीएसटी सबमिट करूंगा और आईटीसी लूंगा। इस केस में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में सिचुएशन रिवर्स है। यहाँ पे बोला है कि जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो उसके बाद आपको इमीडिएटली एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब अभी आपका वो इवेंट हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही आपको टैक्स का अमाउंट सबमिट करना है। अब आप बोलोगे सर एक्यूरेट नंबर तो है नहीं हमारे पास, कितना भरना है, एस्टिमेटेड भर लो, लमसम पे कर दो, लेकिन पे तो करो, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और इतना प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आता। अपने को ये नहीं सोचना है कि सर जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अब जैसे अपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जैसे ना स्टैंड अप शोज होते हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट होते हैं, तो वंस इन अ वाइल होता है ना कि वो रेगुलर बेस पे नहीं हो रहा है। तो आपने अगर वंस इन अ वाइल ऐसा कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया और उसके लिए आपने जीएसटी नंबर लिया, तो इवेंट की टिकट तो पहले से ही बेची होती है ना, जिस दिन इवेंट है उससे पहले। ऐसा तो है नहीं कि लोग बाद में पैसे देंगे, तो आपने टिकट्स बेच के लोगों से जीएसटी पहले ही कलेक्ट कर लेना है, तो आप उस बेस पे पैसा दे सकते हो। तो इन शॉर्ट ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी पॉकेट से आपको इतना बड़ा अमाउंट देना पड़ेगा और बाद में रिकवर हुआ नहीं हुआ वो सब रिस्क रहेगा, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगा। तो एडवांस मांग भी रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं कस्टमर से लेके ही आपको देना, क्योंकि आप भी तो एडवांस में कलेक्ट कर रहे हो। आगे है समझ में? तो ये सिचुएशन यहाँ पे रहेगी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की। वैसे ही बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में, देखो फर्स्ट और सेकंड तो मैंने बता दिया। थर्ड में क्या बोला, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज टू बी क्रेडिटेड टू द ई कैश रजिस्टर टू बी यूज्ड इन अ प्रिस्क्राइब मैनर। अब इसमें ना एक सेक्शन 49 का आपको रेफरेंस दिख रहा होगा, वो सेक्शन अभी अपना पढ़ना बाकी है, वो चैप्टर आगे आने वाला है। मैं थोड़ा बेसिक बता देता हूँ जितना अभी रेलेवेंट है। इन्होंने कुछ कैश लेजर की बात की। अब जीएसटी का जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम अपने देख रहे हैं, सारा काम ऑनलाइन है, पेपर वर्क जीरो है। ऑनलाइन सिस्टम में 3 लेजर्स दिखते हैं, ई लेजर्स बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स। तो अकाउंटिंग में आपने लेजर के बारे में पढ़ा है, सेम कंसेप्ट है। एक बोलते हैं कैश लेजर, एक होता है क्रेडिट लेजर, एक होता है लायबिलिटी लेजर। अब तीनों का मतलब क्या है? लायबिलिटी लेजर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लायबिलिटी लेजर का मतलब ये, पूरे महीने में मैंने जितने रुपए का सामान बेचा, जितने की सर्विसेज दी, उस पर आप सबसे जितना जीएसटी कलेक्ट किया, नाउ दैट इज माई टोटल लायबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट वेट कर रही है कि इन्होंने जीएसटी कलेक्ट किया है, अब आके सबमिट करेंगे अगले महीने, यही होता है, ये मेरी टोटल लायबिलिटी है। अब जितना भी मैंने आपसे जीएसटी कलेक्ट किया, क्या मैं पूरा जीएसटी उनको कैश में सबमिट करूं या कुछ क्रेडिट ले सकता हूं? क्रेडिट वाली बात हुई थी, तो आपको एग्जांपल याद आ रहा है, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर वाला। तो भाई आगे से 36,000 कलेक्ट किए, अपने 12,000 निकाल लिए, बाकी के जाके गवर्नमेंट को दे दिए, वो बात हो रही है। तो 36,000 जो आपसे कलेक्ट किया ना, वो मेरी लायबिलिटी है, मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। अब वो पे करने के मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं कैश में जाके पे करूं, या मैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट जो मेरे पास पड़ा है वो यूटिलाइज कर लूं। आ रहा है समझ में? और पार्शियली भी तो हो सकता है, 36,000 कलेक्ट किया, इनपुट टैक्स 12,000 भरा, तो 12,000 तो सेट ऑफ कर लूंगा। वो सेट ऑफ करना भी तो पेमेंट ही हो गया ना एक तरीके से। बाकी जो डिफरेंस का 24 बचा, उसका क्या करूंगा? वो कैश में पे करना पड़ेगा। समझ में आया? तो जो बाकी 2 लेजर है ना, वो यही काम करते हैं। एक है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। क्रेडिट लेजर मतलब आप उसमें एंट्री करते हो कि मैंने कितना इनपुट टैक्स पे किया है अभी तक, वो मैं अक्यूमुलेट करता जा रहा हूँ और मंथ एंड में इसको यूटिलाइज कर लूंगा एज अ क्रेडिट, जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो। क्लियर? और जो डिफरेंस का अमाउंट है वो क्या करूंगा? कैश में पे कर दूंगा। अब कैश में पेमेंट करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है? दैट इज टू बी डन थ्रू द कैश लेजर। कैश लेजर एकदम इजी टर्म्स में आपका पेटीएम वॉलेट है। अगर आपने पेटीएम वॉलेट कभी भी यूज किया होगा, कभी ना कभी यूज किया होगा, तो पेटीएम वॉलेट में देखा आपने ऐप में वो बैलेंस हिस्ट्री और वो सब दिखता है। तो उसमें आपने जितने भी पैसे जहाँ पे भी पेमेंट किए वो उसके अंदर एंट्री आ जाती है। अच्छा, उसमें क्या होता है, आपके बैंक अकाउंट से आप पैसा पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर करते हो, तो उसमें प्लस करके आपको ग्रीन में बैलेंस दिख रहा है, फिर आप उसमें से पेमेंट्स करते हो तो माइनस भी हो जाता है। तो जो कैश लेजर है वो एक्जैक्टली पेटीएम वॉलेट की तरह काम करता है। पेमेंट करने के लिए पैसा उसमें ट्रांसफर करो, एंट्री दिखेगी, उसमें से फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के बिल सेटल कर दो या आपकी लायबिलिटी सेटल कर दो जो कैश में पे करनी है। आगे समझ में? तो ये जो 24,000 मैं बोल रहा हूँ जो कैश पे करना है, वो कैश लेजर से पे होगा, और जो 12,000 का आप क्रेडिट यूज कर रहे हो वो आपके क्रेडिट लेजर में से सिर्फ एंट्री सेटल हो जाएगी और आपकी लायबिलिटी पूरी पे ऑफ हो गई। तो ये बेसिक आइडिया होता है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन करा रहे हो और एडवांस में आप डिपार्टमेंट को जीएसटी दे रहे हो, मैंने देखा एडवांस में पे करना है, तो इसकी एंट्री या इसका लीगल प्रूफ कहीं तो दिखना चाहिए कि आपने इतना सारा पैसा दिया है, क्योंकि फाइनल हिसाब तो बाद में ही होगा। तो कैश लेजर में आपको बैलेंस दिखेगा कि आपने जीएसटी के अकाउंट में पैसे भर दिए, वॉलेट में पैसे डाल दिए, उससे अभी बिल सेटल करना बाकी है, तो वो कैश लेजर में उसकी एंट्री दिखेगी। ये बेसिक बात है। अब आगे अपने जब वो पेमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे सेक्शन 49, तो उसमें वापस से मैं आपको ये लेजर वाली इफेक्ट जो समझा दूंगा। अभी सिर्फ बेसिक मीनिंग उसका मैंने बता दिया। क्लियर यहाँ तक? चलो देखें आगे। तो 27 इज डन। 28 पे चलते हैं। ये भी बड़ा इजी सेक्शन, सिर्फ हेड पॉइंट पढ़ना है एग्जाम के दिन। अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये तो हर जगह होता है ना, जैसे आपने सीएस में रजिस्ट्रेशन कराया, आईसीएसआई में रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स उनको बताई ना, नाम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, जो कुछ भी आपने उनको डेटा प्रोवाइड किया, ईमेल आईडी है,
इनमें से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इन फ्यूचर कभी चेंज हो सकती है? नाम, नाम तो चेंज नहीं करोगे, ठीक है, तो नाम तो वही रहेगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन जो आपने उनको दी है उसमें से ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई चेंज आ सकता है इन फ्यूचर? एड्रेस चेंज कर सकते हो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता है ईमेल आईडी में पासवर्ड भूल गए, ऐसा होता है कितनी बार, बहुत बार होता है, क्योंकि पहली बार ईमेल आईडी बनाया ना, अच्छा ईमेल आईडी बनाते टाइम पासवर्ड तो ऐसा सेट कर रहे होते हैं जैसे स्विस बैंक में अकाउंट ओपन किया है, इतना सीक्रेट होना चाहिए कि खुद को भी याद ना रहे। और ऐसे ही होता है कि आपके साथ हुआ होगा कभी ना कभी, कोई ईमेल आईडी ऐसा आपने बनाया होगा स्टार्टिंग में जिसमें इतना सोच के पासवर्ड रखा, अगली बार खुद ही नहीं सोच पा रहे कि तब क्या सोचा था मैंने, और लिटरली अपने बैठ के सोच रहे होते बोले तो क्या लॉजिक लगाया होगा, क्या पासवर्ड रखा होगा, मेरा नाम तो रखा नहीं होगा और किस किस का रख सकता हूँ, उसमें से फाइनल कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसका बर्थ डेट क्या था वो लगा रहा हूँ पीछे। पासवर्ड भी लोग ऐसे सेट करते हैं, अब भूल गए, फिर बाद में याद ही नहीं आ रहा, 2-4 बार ट्राई भी किया, फिर इतने थक जाते हैं कि नया ईमेल आईडी बना लेते हैं कि बोले उसका पासवर्ड याद नहीं आ रहा। तो अगर ऐसा कुछ हो गया और आप ईमेल आईडी अपडेट करा रहे हो सीएस के पोर्टल पे, तो चेंजेस करने का ऑप्शन आपको मिलता है। तो वही चीज़ जीएसटी पोर्टल पे भी तो हो सकती है, आपका ऑफिस का एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर जो लिंक है, ईमेल आईडी है, बैंक डिटेल्स है, ये सब अपडेट करने की अगर आपको नीड है, आप पोर्टल पे जाके कर सकते हो। अच्छा, अपडेट करोगे तो वहाँ से वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है तो ओटीपी या लिंक सेंड करके कंफर्म करा लेंगे। अगर एड्रेस डिटेल में चेंज करोगे तो एड्रेस का प्रूफ मांग लेंगे कि भाई नई प्रीमाइसिस पे जा रहे हो, उसका वेरा बिल, लाइट बिल, रेंट अग्रीमेंट, परचेस किया है तो दस्तावेज की कॉपी कुछ तो होगा, वो अपलोड कर दो, हम वेरीफाई कर लेंगे। अगर ओके है तो भाई अपडेट कर दिया, चेंज हो गया, नहीं ओके है तो रिजेक्ट कर दिया, यही हो सकता है। तो 28 सेक्शन में आपको यही स्टोरी बताइए कि दिस इज पॉसिबल, ठीक है। देख लो, हेड पॉइंट्स ही देख लो। चेंजेस इन रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स टू बी इन्फॉर्म टू द प्रॉपर ऑफिसर इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड, ठीक है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो प्रिस्क्राइब्ड आता है ना, बार बार समझ लेना, जहाँ प्रिस्क्राइब लिखा है ना इसके साथ कोई ना कोई रूल होगा, सेक्शन के साथ रूल, अपना कंपनी लॉ में भी तो वही सिस्टम चलता है। तो एज पर द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर मतलब कि रूल में जाके देख लो कि क्या टाइम लिमिट है, क्या फीस पे करनी है, यहाँ नहीं लिखा है। और अगर रूल अपने नहीं पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको याद ही नहीं रखना, क्योंकि रूल्स अपने सिलेबस में नहीं है बहुत सारे, तो थोड़े से रूल्स इन बिटवीन आते हैं। सब सेक्शन 2 में देखें, प्रॉपर ऑफिसर मे अप्रूव और रिजेक्ट द अमेंडमेंट्स इन रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स इम्प्लाइड। लास्ट पॉइंट देख लो, वापस आ गया, एसजीएसटी वाले ने अप्रूव कर दिया तो सीजीएसटी वाले का भी अप्रूवल मान लो, वाइस वर्सा, रिजेक्ट कर दिया एक ने तो दूसरे ने भी रिजेक्ट कर दिया, ऐसा मान लो। तो वही कॉमन स्टोरी बार बार आ रही। 29 देखते हैं, कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये डिटेल्ड है, वैसे तो थियोरेटिकल आंसर है लेकिन बहुत सिंपल है। जीएसटी नंबर कैंसिल करवाना हो तो हो सकता है क्या, होना चाहिए पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आप खुद कैंसिल करवाना चाहो तो भी हो सकता है, अगर डिपार्टमेंट कैंसिल करना चाहे तो भी हो सकता है, दोनों ऑप्शन है। ये सेक्शन में दोनों बातें की है, एक होता है ऑन सुओ मोटो बेसिस या और एक होता है ऑन एप्लीकेशन बेसिस, कि आप कैंसिल करवा रहे हो या डिपार्टमेंट खुद कैंसिल कर रहा है। ये दोनों सिचुएशंस कब अराइज होंगी, डिपार्टमेंट क्यों आपका जीएसटी नंबर कैंसिल करेगा, उसके कोई कॉमन रीजंस आपके माइंड में आ रहे हो? डिफॉल्ट किया हो, रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हो, जीएसटी पे नहीं कर रहे हो, आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लेते हो, फ्रॉड्स कर रहे हो, इलीगल बिजनेस चला रहे हो, दिखा कुछ और रहे हो लेकिन बिजनेस इलीगल है। ये सारी सिचुएशंस में अगर उनको ये सब चीज़ें पता चलती है, पहले इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी में अगर प्रूव हो गया तो आपका जीएसटी नंबर बाय डिफॉल्ट वो कैंसिल कर देंगे। तो ये चीज़ सामने से होगी, आपने नहीं बोला उनको करने को, लेकिन वो कैंसिल कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, आप क्यों अप्लाई करोगे अपना जीएसटी नंबर कैंसिल करवाने के लिए, उसके कोई रीजंस? बिजनेस बंद कर दिया, बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर दिया, अब जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं, अभी तक टैक्सेबल गुड्स थे, अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गए तो अब नीड नहीं हमें जीएसटी नंबर की। तो ये सब रीजंस की वजह से आप जीएसटी नंबर सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर करते टाइम जो भी आपकी पेंडिंग लायबिलिटीज है वो पूरी करनी पड़ेगी या नहीं? अगर सरेंडर करने के बाद पता चला कि कुछ लायबिलिटीज बाकी है, अब क्या, अब रिकवर कर सकते हैं वो आपसे पैसा, या रिकवर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो ये सब लायबिलिटीज जो उस टाइम की है वो तो एनीवे आप पे आने ही वाली है, और उसके लिए रिकवरी हो सकती है, पैसा देना भी पड़ेगा, नहीं दोगे तो कैसे रिकवर करना है उसके भी प्रोसीजर है उनके पास, वो भी वो फॉलो करेंगे। बट जीएसटी नंबर सरेंडर करने से आपकी जो एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज थी वो लायबिलिटीज से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई केस चल रहा है तो वो भी चलेगा, फ्रॉड प्रूव हो गया तो उसके भी प्रोविजंस रहेंगे, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ये सब चीज़ें जो बाकी थी वो आपको सभी देनी पड़ेंगी। तो आप अपने पुराने पापों से बच नहीं सकते। जीएसटी नंबर सरेंडर करने से आपने सोचा जाने दो, तो वो कर्मा वाला सिस्टम यहाँ पे भी है, वो पीछा करेंगे आपका, ठीक है, ध्यान रखना। तो 29 में ये स्टोरी है, ठीक है। अब ये फर्स्ट सब सेक्शन सेकेंड मैंने आपको पूरा ही समझा दिया जो अपन ने अभी बात की, अब उसको रीड भी कर लोगे तो कवर हो जाएगा। फिर क्या, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नॉट टू इफेक्ट द लायबिलिटी। मैंने आपको बोला आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल होने से आपकी एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो हिसाब है वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट वही रिपीट, एसजीएसटी वाला, एक ने कैंसिल किया तो दूसरे ने भी कर दिया।
नेक्स्ट सबसेक्शन 5 में ITC अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स कैपिटल गुड्स आउटपुट टैक्स विच एवर इज हायर इज टू बी पेड ऑन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये काम की बात की, ये आप भूल जाओगे, डिपार्टमेंट नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने ना जो आपके गोडाउन में इनपुट मतलब जो इनपुट पड़ा है, रॉ मटेरियल है, कैपिटल गुड्स है, उस सब पे पता है आपने जब परचेज किया होगा तो GST भरा होगा। GST भरते ही इनवॉइस आते ही आपने इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया होगा। इसमें 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता इनपुट टैक्स में, यह ध्यान रखना। मतलब ऐसा है कि हर महीने जो मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूँ, ऐसा कोई बिजनेस में इतनी फ्लुएंसी नहीं होती है कि हर महीने उतना ही रॉ मटेरियल परचेज करते हैं जितना इस महीने बिकने वाला है। ऐसा तो कभी होता नहीं है। किसी भी मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर के पास उसके गोडाउन में किसी भी मोमेंट पे कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ सेमी फिनिश गुड्स, या अगर वो ट्रेडर है तो जो फिनिश गुड्स है वो पड़े ही होंगे। ऐसा हो भी नहीं सकता कि जितना परचेज किया एग्जैक्ट यूनिट टू यूनिट बिक गया। तो ये नहीं होता है कि मंथ एंड में आप उतना ही ITC क्लेम करो जितना आपने बेचा। ऐसे दिमाग नहीं लगाना है कि मैंने 100 यूनिट बेचे, 100 यूनिट में इतने किलो रॉ मटेरियल यूज हुआ, वो इतने रुपए का था, उस पर इतना GST था तो उतना ही क्लेम कर सकता हूँ, जो गोडाउन में पड़ा है वो क्लेम नहीं कर सकता। ऐसा होता नहीं। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका इनवॉइस आ गया, आपने पेमेंट कर दिया, सप्लाई रिसीव कर लिया ना, अब आप उसका ITC ले सकते हो, एडवांस में भी ले सकते हो। ऐसे समझ लो कि वो रॉ मटेरियल अभी यूज नहीं हुआ है, लेकिन ऑन पेपर आपने उसके ऊपर जो इनपुट टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट यूज कर लिया। ये चीज समझ आ रही है? ऐसा हो सकता है। अब इस पॉइंट पे जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने GST नंबर कैंसिल करवा दिया या रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया, और आपके गोडाउन में बहुत सारा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स पड़ा है जिसपे इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। तो क्या ये क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था अब इस सिचुएशन में आके? नहीं। लेकिन आपने तो क्लेम कर लिया ना, तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, बोलेगा कि भाई ये क्रेडिट रिवर्स करो, जो ITC आपने क्लेम कर लिया वो पैसा हमें वापस दो, क्योंकि ये क्लेम आपको मिलना नहीं चाहिए था। तो वो रिकवरी की बात यहाँ पे हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आ सकता है और डिपार्टमेंट रिकवरी की बात कर सकता है, ये उनका राइट है। सेक्शन में लिख दिया तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अभी ITC वाला टॉपिक बाकी है तो थोड़ा ये हैवी पड़ेगा, इसलिए मैं इससे आगे इस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। वो चैप्टर में पूरा कैलकुलेशन कवर करा दूंगा, सेक्शन 16, 17, 18 ये सब में आएगा। लास्ट में देख लो 29 सबसेक्शन 6 सबसे अच्छा है ये। बोला अमाउंट पेएबल अंडर सबसेक्शन 5 शैल बी कैलकुलेटेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। बोले मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी इतना पढ़ लिया आपने, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, रूल में जाके देख लेना, वहाँ जो बोला है कर लो। तो सबसेक्शन 6 अपनी तरफ से आपको कुछ सिखा नहीं रहा है, सिर्फ रूल का एड्रेस दे रहा है कि वहाँ जाके देख लो। क्लियर? तो इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। लास्ट सेक्शन इस ब्लॉक का सेक्शन नंबर 30, दैट इज रिगार्डिंग रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। थोड़ा ऐसे ट्विस्टेड लगता है। एक तो रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन, जो अभी पीछे देखा, कैंसिलेशन का रिवोकेशन, क्या मतलब हुआ इसका? तो GST नंबर वापस मांग रहे हो, जो कैंसिल हुआ फिर से कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है? वापस मांग रहे हैं कि जो GST नंबर कैंसिल कर दिया वापस दे दो। समझ आ रहा है? माइनस का माइनस करके प्लस हो गया, वैसी सिचुएशन। रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया, अब कैंसिलेशन को कैंसिल कर रहे हैं, बोले GST नंबर वापस लाओ। समझ आ रहा है? तो ये GST नंबर को रीएक्टिवेट करने की बात यहाँ पे हो रही है सेक्शन 30 में। तो वो वर्ड्स में आप कंफ्यूज मत होना। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, रिवोकेशन का खुद का मतलब कैंसिलेशन ही होता है, तो बार बार लिखते कैंसिलेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता, तो इसलिए लिखा रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो जो कैंसिलेशन हुआ उसको रिवोक कर देना, उसको वापस ले लेना, मतलब आप अपना GST नंबर वापस मांग रहे हो। ये कब हो सकता है? जब डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ एक्शन लेके आपका GST नंबर आपको नोटिस देके, अपॉर्चुनिटी देके कैंसिल कर दिया, बोले नहीं हमारे हिसाब से तो आपको GST नंबर नहीं रखना चाहिए, बट आप अभी भी कन्विंस नहीं हो, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया और आइडियली आपका GST नंबर जो है वो कैंसिल होना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने कर दिया ना, उसके बाद आप अपेलेट ट्रिब्यूनल लेवल पे अपील कर रहे हो, और उस अपील का जो जजमेंट आया वो ये आया कि आपके फेवर में डिसीजन है और आपको GST नंबर मिलना चाहिए। क्लियर ये चीज़? तो वापस से वो रीएक्टिवेट भी हो सकता है, ये प्रोसीजर भी रहेगा। लॉ में अपने को एक सिस्टम पता है कि सब चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से और प्रॉपर तरीके से होती है, जहाँ पे दोनों पार्टीज के अपने लीगल राइट्स होते हैं और वो जहाँ तक अपील करने जाना चाहें वो क्लेम कर सकते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है। डन? तो ये सेक्शन 30 की स्टोरी है। टाइम लिमिट्स हैं कुछ इसमें जो MCQ के लिए काम आ सकती है, बाकी कंसेप्ट में तो इतना ही है। फर्स्ट पॉइंट में देख लो, एप्लीकेशन करना है तो कितने टाइम में करना है, क्या रहेगा? मे अप्लाई टू सच ऑफिसर फॉर रिवोकेशन इन द प्रिस्क्राइब मैनर विद इन 30 डेज। तो जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आपको इशू हो गया उसके 30 दिन में अपील कर दो कि भाई ये कैंसिलेशन से हम सेटिस्फाइड नहीं। प्रोवाइडेड दैट में आपको टाइम एक्सटेंशन की बात की है, सफिशिएंट कॉज बोला है ना, तो सफिशिएंट कॉज अगर आप दोगे, जेन्युइन रीजन दोगे, तो 30 डेज के बाद भी आपकी बात एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन परमिशन किससे लेनी पड़ेगी उसके लिए? बाय द एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। तो मतलब इनके पास जाओगे तो और 30 दिन का टाइम आपको दे देंगे अपील करने का, अगर फर्स्ट 30 डेज खत्म हो गए। सेकंड में बोला बाय द कमिश्नर फॉर अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। तो ये 30 + 30 वापस 30 और ऐड हो रहा है। समझ आया क्या हो रहा है? बताओ। नॉर्मल टाइम लिमिट तो 30 डेज है, ये 2 पॉइंट्स में जो बोल रहे हैं
उसमें कहाँ तक जा रहे हैं, 30 + 30 60 और फिर 60 + 30 90, ऐसा हो रहा है या कुछ और है? एक बार आप अपने एंड से भी पढ़ लो, देखो तो उसे क्या इंटरप्रेट हो रहा है। ए और बी पॉइंट्स दोनों पढ़ के क्या समझ आ रहा है? नॉर्मल टाइम लिमिट 30 है, उसमें कितना ऐड हो रहा है? टोटल 60 ऐड हो रहा है या एक ही बार 30 ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है? 60 ऐड हो रहा है, बोल सकते हैं ऐसा, क्योंकि नॉर्मल 30 था, फिर उसमें बोला और आगे 30 डेज तक एक्सटेंशन चाहिए तो जॉइंट कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर के पास जाओ। वो 30 डेज भी खत्म हो गए और फिर भी अपील नहीं कर पाए फॉर एनी रीजन, फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो कमिश्नर के पास जाओ, सीनियर अथॉरिटी हो गई ना, वो और 30 डेज तक आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं। और वो लैंग्वेज में क्लियर हो रहा है, बियॉन्ड द पीरियड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए, उसी से पता चल रहा है। ये क्लॉज ए में 30 डेज दिए थे ना एक्सटेंशन, बियॉन्ड दैट पीरियड, तो ये 30 + 30 वापस +30, टोटल 90 तक हो गया, 3 बार हो गया, नॉर्मल 30 और 2 बार 30 डेज का एक्सटेंशन, मैक्सिमम 90 डेज तक का आपको टाइम मिल सकता है परमिशन बेसिस पे। ये यहाँ पे एक ऑप्शन रखा हुआ है। ये प्रोविजन अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंस एक्ट 2020 में उन्होंने ऐड किया था, 2020 का जो बजट आया उसमें ऐड हुआ था। सब सेक्शन 2 में प्रॉपर ऑफिसर में रिवोक, कैंसलेशन और रिजेक्ट एप्लीकेशन, मतलब आपकी अपील आप कर लो, डिसीजन तो आइदर वे हो सकता है, तो वो बात हो रही है। और सब सेक्शन 3 वही रिपीट स्टोरी अपनी SGST और CGST वाली, ठीक है। तो इसके साथ आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है रजिस्ट्रेशन का।